नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष यादव स्काई स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इससे लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री क्विज का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। दोस्तों, इसमें भी बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं और उन क्वेश्चन का आंसर हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम, वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम, वर्ष 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम और चौथा ऑप्शन दिया है वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम। दोस्तों, यहाँ पे इसका सही उत्तर है वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। दोस्तों, इसी को हम काला कानून भी कहते थे। इसको काला कानून इसलिए कहते थे कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसको जेल में डाल दिया जाता था और उस व्यक्ति को न तो कहीं अपील करने की छूट थी, ना ही उसको अपनी दलील देने की छूट थी और ना ही कोई वकील हायर करने की छूट थी। इसीलिए इस कानून को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहते हैं। दोस्तों, अब हम अन्य उत्तरों पर भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। दोस्तों, वर्ष 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए थे और वर्ष 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत प्रमुख प्रावधानों में प्रांतों में द्वैध शासन था और इसी प्रकार वर्ष 1935 के प्रमुख प्रावधानों में प्रांतों से द्वैध शासन को हटाकर यहाँ पे केंद्र में द्वैध शासन ला दिया जाता है और इसमें 3 सूचियों को भी मतलब दे दिया गया था। वो सूचियाँ कौन सी थी? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों, आप इसको ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। दोस्तों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? दोस्तों, इसके 4 उत्तर दिए गए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन और रॉलेट अधिनियम। दोस्तों, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। दोस्तों, अगर इनका हम ईयर जान लेंगे तो अपने आप पकड़ लेंगे कि इसमें कौन सा उत्तर सही है। रॉलेट आंदोलन हुआ था 1919 में, असहयोग खिलाफत आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। दोस्तों, इसमें जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो इरविन ने गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपकी कुछ शर्तों को मान लेंगे। इसलिए गांधी इरविन समझौता यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। कभी कभी इसकी ऐसे डेट भी पूछ लेती है एग्ज़ाम में, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, अब हमारा तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों, इसके क्या क्या उत्तर दिए गए हैं। यहाँ पे लॉर्ड इटली नहीं दोस्तों, यहाँ पे इटली हैं। दोस्तों, ये तो होंगे नहीं, वैसे तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। दूसरा उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन है। तीसरा सी राजगोपालाचारी और चौथा डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों, यहीं पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। दोस्तों अगर यही पूछ लेता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, दोस्तों ये उत्तर सी हो जाता है, पर बस यहाँ पे पूछा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? इसके क्या क्या उत्तर दिए गए हैं दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और बरकतुल्ला। दोस्तों इसमें अगर ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद होता वो सही होता, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद भी इसको लीड कर रहे थे, पर जब वहाँ पे गिरफ्तारी होती है चंद्रशेखर आज़ाद भाग जाते हैं और कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो दोस्तों इनसे संबंधित कौन कौन व्यक्ति थे उनको हम देख लेते हैं। जैसे इसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो कि हुआ था 9 अगस्त 1925 को, जब सुल्तानपुर से ट्रेन जा रही थी लखनऊ के लिए। तो ये जगह पड़ेगा रायबरेली से और लखनऊ के बीच में एक जगह काकोरी है, वहीं पे ट्रेन लूट ली गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद इससे संबंधित थे। राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। राजेंद्र लहिड़ी संबंधित थे। राजेंद्र लहिड़ी के बाद इसमें बरकतुल्ला भी सम्मिलित थे। अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह। दोस्तों ये मेन लोग थे जो इसमें सम्मिलित होते हैं और इनको फांसी दी जाती है, पर वहीं सचिंद्र नाथ सान्याल को आजीवन कारावास दे दिया जाता है। दोस्तों अगर चंद्रशेखर आज़ाद इसमें ऑप्शन में होता तो उनको सही मानते, पर ये नहीं है तो, और उसके बाद लीड किए थे राम प्रसाद बिस्मिल। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा राम प्रसाद बिस्मिल। दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन थे? दोस्तों इसके क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। मॉन्टेग्यू, तेज बहादुर शत्रु, मिंटो, चैम्सफोर्ड। दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि आया था तो भारत सचिव कौन थे उस समय? भारत सचिव मॉन्टेग्यू थे और चैम्सफोर्ड ये गवर्नर जनरल थे भारत के। 1919 के अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जो कि भारत में ये चैम्सफोर्ड ने प्रस्तुत कराया, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा चैम्सफोर्ड। दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया? दोस्तों इसके 4 ऑप्शन कौन कौन है देख लेते हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना और मोरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि ये विद्रोह क्यों हुआ था, जैसे ब्रिटिश सेना और भारतीय सेना में बहुत भेदभाव चल रहे थे। जैसे इनको सुविधाएं ज़्यादा दी जा रही थी, इनका भोजन से लेके हर सुविधा अच्छी दी जा रही थी और इनको 3rd क्लास का भोजन दिया जाता था, सुविधाएं भी 3rd क्लास की थी। इसलिए इन लोगों ने, भारतीय नेवी के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज का बैच लगा के विद्रोह कर देते हैं और कहते हैं कि हमें भी बराबरी का अधिकार दिया जाना चाहिए। आज दोस्तों ये विद्रोह चलता रहता है, कुछ लोग इसमें गिरफ्तार भी होते हैं। इस मामले को शांत कराने के लिए वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत अहम कदम उठाए थे, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था?
दोस्तों इसके 4 ऑप्शन क्या क्या है देखते हैं। सत्याग्रह पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध, कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। दोस्तों ये रैमजे मैकडोनल्ड ब्रिटिश पीएम थे। दोस्तों इसमें सांप्रदायिक पंचायत में क्या किया गया था, जिस तरह 1919 के अधिनियम में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया था, इसमें भी दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर इनके लिए भी निर्वाचन क्षेत्र और निर्वाचक मंडल अलग से देने का प्रावधान किया गया था। इसी के विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन किया था। गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध तो गांधी जी ने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं, और ये सब ऑप्शन तो मतलब प्रासंगिक ही नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर है रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? इसका क्या क्या उत्तर है दोस्तों देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं, और आंदोलन ये चलता रहता है। इससे भारत का गवर्नर जनरल उस समय इरविन था, बहुत ही त्रस्त आता है और गांधी जी के आगे हार मान लेता है और कहता है कि हम आपसे समझौता करने के लिए तैयार हैं, और ये समझौता हो जाता है 5 मार्च 1931 को। इसमें समझौता ये होता है कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत कुछ मतलब जो पार्टिसिपेंट थे उनको गिरफ्तार कर लिया था, उनको छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों जब ये समझौता हो जाता है तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पहुंचते हैं, जो कि 1931 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो 1930 में हो गया था, और तृतीय वाला गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों क्या क्या उत्तर है देख लेते हैं। वर्ष 1919 में, 1920 में, 1922 में और 1923 में। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1923 में। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था। आज ये आंदोलन तब तक चलता है जब तक चौरी चौरा कांड नहीं होता है, जो 5 फरवरी 1922 को हो जाता है। तो गांधी जी इसी से क्षुब्ध होकर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, और इसी समय गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है, जिससे कांग्रेस में फिर से मतभेद हो जाता है। कुछ लोग गांधी जी के पद पे चलना चाहते हैं और कुछ लोग अपना अलग होना चाहते हैं, क्योंकि गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव में लगभग ये सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ये लोग ऐसे नेता रहते हैं जो गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव तो मतलब इसको अपने एजेंडे में शामिल तो करते हैं, किंतु बस जब चुनाव में भागीदारी को लेकर ये लोग उससे सहमत नहीं रहते हैं, इसलिए इनसे अलग होकर वो 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। दोस्तों अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें क्रम को व्यवस्थित करना है। क्या क्या है? साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। दोस्तों पहले इनका हम किस ईयर में ये हुए थे इसको जान लेते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में होता है। असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 में। पूना पैक्ट ये दोस्तों गांधी और
अंबेडकर के बीच में होता है। जो सांप्रदायिक पंचायत आने के बाद होता है ये 1932 में होता है, और गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। तो दोस्तों हमारा सही क्रम क्या हो जाएगा, पहले असहयोग आंदोलन, तब उसके बाद साइमन कमीशन, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट, उसके बाद पूना पैक्ट। तो दोस्तों हमारा सही क्रम हो जाएगा इसका 2 1 4 3, 2 1 4 3 अर्थात डी। दोस्तों अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 बार। दोस्तों गांधी जी केवल 1 बार 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि बेलगांव में हुआ था। दोस्तों बेलगांव कहाँ है, ये कर्नाटक में है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता सिर्फ और सिर्फ 1 बार किए थे, वो भी 1924 में बेलगांव के कांग्रेस अधिवेशन में। दोस्तों यहीं पे हमारा आज का प्रश्न खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर तथा कमेंट करें, और इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें कि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और हमको भी आपके लाइक सब्सक्राइब से थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल सके, और हम आपको अपनी आने वाली वीडियो में और अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें। धन्यवाद।